नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पूर्व में अध्ययन किए गए वीडियो जिसके अंतर्गत हमने पारिस्थितिकी की सामान्य परिभाषा और उसके संगठन स्तर के बारे में पढ़ने के साथ ही पारिस्थितिकी का हमारे लिए क्या महत्व है, इन विभिन्न बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पारिस्थितिकी विज्ञान की ब्रांचेज अर्थात शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाओं की हम बात करते हैं तो अध्ययन स्तर के आधार पर हम देखते हैं तो पारिस्थितिकी को मुख्यतः 3 स्तरों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज यानी वर्गीकीय बंधुता पर आधारित, दूसरा है बेस्ड ऑन हैबिटेट यानी आवास स्थल पर आधारित, और तीसरा जो पारिस्थितिकी का अध्ययन स्तर है वो है संगठन स्तर आधारित यानी बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत पारिस्थितिकी विज्ञान के इन तीनों स्तरों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है वर्गीकीय बंधुता के आधार पर। वर्गीकीय बंधुता के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पुराने समय में यानी पारिस्थितिकी के अध्ययन के प्रारंभिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा पौधों और जंतुओं का अलग अलग अध्ययन किया गया, जिसके फलस्वरूप सजीवों की टैक्सोनॉमी के आधार पर वैज्ञानिकों ने पादप पारिस्थितिकी एवं जंतु पारिस्थितिकी दो अलग अलग ब्रांचेस का नामकरण किया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर्गीकीय के आधार पर सजीवों में प्रारंभिक रूप से 2 पारिस्थितिकी, पादप पारिस्थितिकी एवं जंतु पारिस्थितिकी का उद्भव हुआ। और आगे चल करके पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी में दोनों के अंदर फिर है जो कई सारी विभिन्नताएं देखने को मिली, उनके अनुसार उनके अलग अलग नामकरण किया गया। जैसे पादप पारिस्थितिकी अगर हम शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं तो उन्होंने शैवाल पारिस्थितिकी नाम दिया, ठीक है ना। और अगर हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी, या फिर रेप्टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप पारिस्थितिकी। इस प्रकार से है जो पारिस्थितिकी का वर्गीय के आधार पर और जीवों के समूह के नामकरण के आधार पर अलग अलग नामकरण किया गया। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीक में विकसित होने से, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि तकनीक में विकास होने से और अन्य विज्ञान के विभिन्न पहलुओं से जो जानकारी मिली, उससे ये मालूम हुआ कि इस प्रकृति के अंदर पादप और जंतु एक दूसरे पर आश्रित है, वो एक दूसरे से पृथक नहीं है। इन दोनों का इस प्रकृति के अंदर अस्तित्व स्वतंत्र रूप से संभव नहीं है। इसलिए इसके बाद में वैज्ञानिकों द्वारा और पारिस्थितिकी विज्ञ द्वारा ये महसूस किया गया कि
पादप पारिस्थितिकी और जंतु पारिस्थितिकी को अलग अलग अध्ययन करने के बजाय हमें इनका एक साथ समग्र रूप से और इनकी आपस की जो पारस्परिक या ऐसे कह सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध है इनके बीच में, उनका है जो उसके पर्यावरण के सापेक्ष में अध्ययन किया जाए। और यही कारण होगा कि वर्तमान में जब पारिस्थितिकी की हम बात करते हैं तो हम इसकी परिभाषा के अंतर्गत ये पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी यानी सजीव एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो वर्तमान में है जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम सजीव शब्द का यूज करते हैं, न कि पादप और जंतु, क्योंकि ये दोनों ही दोनों कैटेगरी जो सजीव की है, पादप जंतु भले ही सूक्ष्म जीव हो, सभी है जो एक दूसरे से आपस में अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका स्तर है वो आवास स्तर के आधार पर। कुछ पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने क्षेत्र विशेष के आधार पर, उनके आवास स्तर के आधार पर आवास को प्रमुखता देते हुए और उनके अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया, और आवास दृष्टि के आधार पर उन्होंने पारिस्थितिकी की इस शाखा का नाम आवास स्तर पारिस्थितिकी रखा। जैसे हम बात करें कि अगर वन आवास का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उन्होंने इसकी फॉरेस्ट इकोलॉजी या वन पारिस्थितिकी का, अगर घास के मैदान का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, तो ग्रासलैंड इकोलॉजी, मरुस्थल की पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो डेजर्ट इकोलॉजी, और इस प्रकार से झील का तो लेक इकोलॉजी, झील पारिस्थितिकी। यानी सजीवों के आवास स्थल के आधार पर पारिस्थितिकी का नामकरण किया गया। अगले चरण में यानी जो हम देखते हैं पारिस्थितिकी का स्तर, वो है संगठन स्तर के आधार पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन स्तर के आधार पर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव, भले ही वो पेड़ पौधे हो, जंतु हो, वह है जो अकेले या समूह में रहते हैं। एकल सजीव अथवा इंडिविजुअल या सजीवों के समूह को इकाई मान करके और उनका है जो पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा पारिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए सजीवों की विभिन्न इकाइयां का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई के आधार पर, अर्थात सजीवों के संगठन स्तर के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो पारिस्थितिकी है वो है स्व पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी से हमारा तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत किसी एक प्रजाति की इंडिविजुअल के बीच में पारस्परिक क्रिया और साथ ही साथ उनका उस पर्यावरण से आपसी संबंध क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसको एकल जीव या व्यष्टि पारिस्थितिकी भी कहते हैं। तो इस प्रकार के अंतर्गत हमारे जो अध्ययन की इकाई है वो एक व्यष्टि है, यानी एक इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल का अपने वातावरण से और अपने अन्य व्यष्टियों से क्या है जो संबंध है। नेक्स्ट है संपारिस्थितिकी, जिसे हम सिन इकोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमें जो किसी क्षेत्र या स्थान विशेष या संपूर्ण क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीवों तथा प्राणियों और उनकी प्राकृतिक आवास के साथ में उनका अध्ययन करते हैं। यहाँ सजीव का जो समुदाय है वो है जो पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई मानी जाती है। संपारिस्थितिकी को
हम है जो आगे चलकर कई भागों में बांट सकते हैं अध्ययन इकाई के आधार पर। तो संगठन स्तंभ के आधार पर हमने मुख्य मोटे तौर पर दो पारिस्थितिकी में बांट सकते हैं। एक है स्व पारिस्थितिकी, दूसरी है सम पारिस्थितिकी। स्व से मतलब है सिर्फ एक इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, व्यष्टि से संबंधित। स का मतलब है समूह, सजीवों के समूह से संबंधित। अब समूह की बात करते हैं तो सह पारिस्थितिकी के अंतर्गत सबसे पहला है समष्टि पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जो हमने 100 पारिस्थितिकी में पढ़ा था कि वहां पर एक इंडिविजुअल या व्यष्टि है जो अध्ययन की गई है, यहाँ पर उस व्यष्टि का पूरा समूह यानी एक प्रजाति के समूह को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। और यहाँ पर है जो पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई वो समष्टि होती है। और इसके अंतर्गत जीवों एवं पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अध्ययन के अंतर्गत, समष्टि पारिस्थितिकी के अंतर्गत सिर्फ हम एक विशिष्ट जाति के जीवों के समूह का, उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। समूह या समुदाय पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई जीवों के कई समूह होते हैं, और जब एक से अधिक प्रजातियों या प्राणियों के पौधों के समूह होते हैं तो उनको हम सामूहिक रूप से जैव समुदाय कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी। प्रकृति में अनेक प्रजातियों के पौधे व जंतु एक साथ पाए जाते हैं तथा वो एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होते हैं। अतः इस कंडीशन में प्रकृति में अनेक प्रजातियों के समूह या समुदाय को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकृति में हम देखते हैं कि कोई भी प्रजाति अकेले रह करके जीवन यापन नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी समुदाय अपनी आवश्यक जैविक क्रियाओं के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अन्य समुदायों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुदाय एवं एक जैविक समुदाय जिसमें बहुत सारे समस्याएं होती है एवं उस स्थान के पर्यावरण के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसके अध्ययन को हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है बायोम पारिस्थितिकी। जिस प्रकार से हम देखा है कि प्रकृति में हमें अनेक जैविक समुदाय, अनेक समस्याएं देखने को मिलती है, अर्थात पादप एवं जंतु समुदाय की अनेक समस्याएं प्रकृति में साथ साथ रहते हैं एक आवास के अंतर्गत। और एक ही क्षेत्र की जो बहुत बड़ा लंबा भौगोलिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो जहां पर समान जलवायु है और उस समान जलवायु में निवास करने वाले या वहां पर रहने वाले सभी जैव समुदायों को हम सामूहिक रूप से बायोम कहते हैं। तो बायोम से हमारा तात्पर्य है कि एक बहुत बड़े भू क्षेत्र में जहां पर समान जलवायु है, उस समान जलवायु वाले आवास में रहने वाले जैविक समुदाय जिसके अंदर पादप और जंतु सभी शामिल है। बायोम की एक विशेषता यह होती है कि उसके अंदर उपस्थित जैविक समुदाय में से कुछ समुदाय चरम अवस्था में होते हैं और कुछ अन्य समुदाय है जो अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न समुदायों, पादप एवं जंतु दोनों को मिलाकर है, उनके बीच में आपसी एवं संयुक्त रूप से उनके पर्यावरण के बीच में, उन समुदायों के बीच में और उन समुदायों का उनके पर्यावरण के साथ में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें सवाना घास के मैदान या टुंड्रा, तो इस प्रकार के जब हम आवास की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यहाँ पर इतने जो ऐसे लंबे चौड़े सवाना घास और टुंड्रा के जो मैदान है तो ये बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र होते हैं और समान जलवायु वाले हैं। तो इस प्रकार
वहां पर पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं के समुदाय को हम एक अध्ययन इकाई के रूप में मानते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है समपारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। ये है जो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की एक नवीनतम ब्रांच है, जिसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में हम पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को सम्मिलित करते हैं। इसमें अब जो एक खास चीज है वो है कि बायोटिक एंड एबायोटिक यानी सजीव और निर्जीव दोनों घटकों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से सजीव है जो निर्जीव घटकों पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है, और किस प्रकार से निर्जीव घटक है जो सजीव घटकों पर निर्भर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी सजीव एवं अजैविक घटकों की संरचना एवं कार्यप्रणाली का आपसी संबंध, ये सभी है जो एक निरंतर गतिशील संतुलन के रूप में पाया जाता है। इसके साथ ही सजीव एवं निर्जीव घटकों के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो आदान प्रदान एक निश्चित परिपथ के द्वारा होता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक घटकों का आदान प्रदान विभिन्न परिपथों, जिसके अंतर्गत हम भू जैव रासायनिक चक्रों के बारे में अध्ययन पहले अपनी पूर्व कक्षा में कर चुके हैं। और दूसरा होता है ऊर्जा प्रवाह। तो सजीव एवं अजैविक घटकों के बीच में इन दोनों चक्रों के द्वारा अर्थात भू रासायनिक चक्र और ऊर्जा प्रवाह के द्वारा निरंतर है जो पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। भू रासायनिक चक्र के द्वारा खनिजों का निरंतर है जो प्रकृति में संतुलन बना रहता है। वही ऊर्जा प्रवाह है जो एक दिशीय होता है, उसमें वो है जो उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर उनका प्रवाह बना रहता है। अब वापस अपन एक बार नजर डालते हैं समपारिस्थितिकी के अंतर्गत हमने पढ़ा समष्टि पारिस्थितिकी। तो समष्टि का मतलब होता है एक जाति विशिष्ट के जीवों के समूह को समष्टि करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे होंगे सिर्फ एक ही जाति है ना, उस जाति के जीव है, तो ऐसे हम समूह को बोलेंगे समष्टि पारिस्थितिकी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक जाति ए। अब उसी तरह से समूह या समुदाय पारिस्थितिकी, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आपको अलग अलग जातियां ए बी सी है ना, इस प्रकार से कई जातियां हैं जो जब एक साथ कई जातियों के समूह एक साथ एक वातावरण में पाए जाते हैं, एक ही आवास में पाए जाते हैं, तो हम इसको हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं। बायोम पारिस्थितिकी के अंदर क्या होता है कि कई सारे समूह है ना, कई सारे समूह होते हैं जो एक कॉमन आवास में पाए जाते हैं। क्या जिसको हम बोलते हैं कि समान जलवायु आवास में है जो कई समुदाय पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ समुदाय है जो चरम अवस्था में होते हैं जैसे आप यहां देख रहे हो, और कुछ समुदाय है जो अनुक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में, कुछ है जो अनुक्रमण की मध्य अवस्थाओं के बीच में। यानी सारे समुदाय जो समान जलवायु में पाए जाते हैं वो अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर गुजरते हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति को हम, जिसमें विभिन्न समुदाय अलग अलग अनुक्रमण की अवस्थाओं में एक समान जलवायु में पाए जाते हैं, उसको हम बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। इसके अंदर हमने पहली बात की, मुख्य बात है वो है जैविक और अजैविक घटकों की एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता का अध्ययन, साथ साथ जैविक और अजैविक घटकों की संरचना एवं उनकी कार्यप्रणाली में निरंतरता और उनका गतिशील प्रकृति के अंदर निरंतर जैविक और अजैविक घटकों के आपस में
संतुलन बनाए रखना। और खनिज पदार्थों का चक्रीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस खनिज पदार्थों के चक्रीकरण नहीं होने पर जैविक और अजैविक घटकों के बीच में असंतुलन पैदा हो सकता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को कार्यशील बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं इसके अलावा कौन कौन सी अन्य है जो पारिस्थितिकी ब्रांचेज है, जिसे हम एप्लाइड ब्रांचेज कहते हैं, जिसका वर्तमान में है जो उसकी आवश्यकता महसूस की गई। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जलीय आवास के अंतर्गत भी फ्रेश वाटर की इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। दूसरी है जो आपके समुद्री या लवणीय जल पारिस्थितिकी। इस प्रकार के पारिस्थितिकी में हमारे जो अध्ययन का आवास है वो है जो समुद्री जल होता है। और वेलांचली पारिस्थितिकी, इसमें समुद्रों के आसपास खारे पानी के गड्ढों में पाए जाने वाले सजीवों का हम अध्ययन करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत हम घास स्थल, जंगल, मरुस्थल, कृषि भूमि आदि स्थलों का अध्ययन करते हैं। फाइटोजियोग्राफी इकोलॉजी की इस ब्रांच के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों का, विभिन्न प्रकार की पादप जातियों का, उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। प्राणी भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जंतु जातियों का भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है वो जो जीन पारिस्थितिकी। जीन पारिस्थितिकी के अंतर्गत वस्तुतः ये स्व पारिस्थितिकी की एक उपशाखा है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सजीव प्रजातियों में पर्यावरण के प्रभाव से होने वाली आनुवंशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे हम पारिस्थितिकी आनुवंशिकी भी कहते हैं, इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। विकिरण पारिस्थितिकी, विकिरणों का सजीवों पर क्या प्रभाव है, ठीक है। इसके अध्ययन को हम विकिरण पारिस्थितिकी कहते हैं। कार्य की पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत पर्यावरण के भौतिक कारक जैसे प्रकाश, तापक्रम एवं जल इत्यादि का सजीवों की जैविक प्रक्रियाओं पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन पारिस्थितिकी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में सकल एवं वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। एप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं तो पारिस्थितिक विज्ञान की शाखा के अंतर्गत मानव समाज के लिए उपयोगी प्रक्रमों जैसे वन संरक्षण एवं प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन, कृषि क्षेत्र प्रबंधन आदि का जो अध्ययन किया जाता है। स्पेस इकोलॉजी अर्थात अंतरिक्ष पारिस्थितिकी के अंतर्गत ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों एवं नभमंडल में जीवन का प्रारूप तथा परिवेश के अध्ययन को है जो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी कहते हैं। और अंतिम जो एप्लाइड ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी है वो है पूरा पारिस्थितिकी, यानी पारिस्थितिकी की विज्ञान की इस रोचक एवं अनूठी शाखा के अंतर्गत हम जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व के पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाले सजीव तथा उनके पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी उस समय करोड़ों वर्ष पूर्व किस प्रकार से पृथ्वी पर पर्यावरण रहा और उस पर्यावरण में पाए जाने वाले सजीव के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन विभिन्न प्रकार की एप्लाइड ब्रांचेस के द्वारा पारिस्थितिकी के अध्ययन में
हमें बहुत अति महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र या विस्तार, इसका इकोलॉजी का अध्ययन का फील्ड कितना विस्तृत है, इसे कार्य करने की जो सीमाएं हैं वो कहां तक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि जो प्रकृति के अंदर सजीव और अजैव घटक वो आपस में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर संतुलन नहीं बना रहेगा तो है जो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है। जिसे हम देखते हैं कि प्रकृति के अंदर CO2 और O2 का सजीवों यानी जो प्राणी होते हैं वो है जो ऑक्सीजन का श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। पौधे है जो ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इस प्रकार से O2 और CO2, जो कि CO2 है जो पौधों के द्वारा प्राणियों द्वारा विमुक्त होती है, वो है जो पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गैसों का संतुलन पौधों के द्वारा इस वातावरण में बनाए रखा जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही पौधों और जंतुओं का गैसों के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सजीव घटकों की अपने पर्यावरण पर निर्भरता के महत्व को समझाना, यानी किस प्रकार से सजीव घटक पर्यावरण पर निर्भर है और बदले में पर्यावरण भी अपने पुनर्भरण के लिए सजीव घटकों पर निर्भर होता है। तो इन सभी के महत्व को समझने के लिए पारिस्थितिकी का अध्ययन बहुत जरूरी है। जीवन के स्थायित्व के लिए प्रकृति में जैविक एवं अजैविक घटकों में पारिस्थितिकी संतुलन आवश्यक है। ये हम सभी जानते हैं कि अगर जीवन का स्थायित्व चाहिए हमें तो प्रकृति में जैविक और अजैविक घटकों में इकोलॉजिकल बैलेंस होना आवश्यक है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि किस प्रकार से हम है जो इस प्रकृति पर निर्भर है और किस प्रकार से प्रकृति हम पर निर्भर है, हमसे क्या अपेक्षा रखती है। अगर हम सजीव और निर्जीव दोनों घटकों के बीच में आपस में तालमेल बना के रखेंगे तो पर्यावरण अपने आप ही संतुलन में रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए वैकल्पिक उपायों को अपनाए जाने पर जोर देना। जो पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वर्तमान में, उसके निराकरण के लिए हमें कई अल्टरनेटिव अपनाने पड़ेंगे और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा ताकि बढ़ती हुई पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। तो इस प्रकार से हमने पारिस्थितिकी कार्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा और इसके अध्ययन की क्यों हमें आवश्यकता है और वर्तमान समय में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यह है जो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र है जो न केवल मानव अस्तित्व के लिए जरूरी है बल्कि इस पृथ्वी पर जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन बनाने के लिए या पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी कारकों के अंतर्गत जलवायुवीय कारक अर्थात क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।